रोज की तरह लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मानव जीवन के व्यक्तित्व के परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए, मानव जीवन के विकसित और विकास के लिए व्यक्तित्व के समन्वित परिमार्जन के लिए चार पक्षों के रूप में हमारे जीवन को सुचारू रूप से कार्यों को संपन्न करने के लिए समन्वित व्यक्तित्व के चार पक्षी हमारे जीवन के मूल मापदंड कहे जाते हैं। दोस्तों, जब हम प्रेरणादायक विचारों के स्वरूप की बात करते हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में हम बहुधा अनेक प्रकार के विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्तित्व के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हम सभी चाहते हैं प्रत्येक मानव जब इस मानव रूप में अवतरित होकर के अपने जीवन को सामर्थ्य के स्वरूप में विराजित करने के लिए, कार्यों को सही रूप से परिणित करने के लिए अपने व्यक्तित्व में आकर्षण का केंद्र बनना, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहता है। किंतु हम में से दोस्तों कुछ ही व्यक्तित्व के सभी आवश्यक पक्षों को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अधिकांश के लिए अच्छे व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य रूप से अच्छा व संपन्न दिखाई देने से होता है और वे आंतरिक विकास को अच्छे व्यक्तित्व का भाग नहीं मानते। अंतर्मन से जो व्यक्तित्व का निखार होता है वह उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। तो आंतरिक विकास को अच्छे व्यक्तित्व का भाग बनाने के लिए हमें किन चीज़ों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। यही कारण है कि आज समाज में भौतिक प्रगति होते हुए भी अच्छे लोग कम दिखाई देते हैं और हम एक दूसरे के कष्ट का कारण बन रहे हैं। एक समन्वित व्यक्तित्व सभी परिस्थितियों में न केवल स्वयं की उन्नति करता है, चहुमुखी उन्नति मानव मात्र की तब होती है जब अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति में वह सहायक बनता है। अतः आवश्यक है कि दोस्तों हम समन्वित व्यक्तित्व के सभी पक्षों को ठीक से समझकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि आंतरिक व्यक्तित्व बाह्य व्यक्तित्व से अधिक महत्व रखता है। सामाजिक परिवेश में हमारी जो पराकाष्ठा होती है, हमारी जो वास्तविक भावों का सृजन होता है, हमारी और आकर्षण के हम केंद्र बनते हैं, वह हमारे आंतरिक भावों पर निर्भर है। तो इस संबंध में दोस्तों यही चर्चा हमारे अंतःकरण में आती है, कैसे हमें समन्वित व्यक्तित्व के चार प्रकार के पक्षी को अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके रखना पड़ेगा। तो समन्वित व्यक्तित्व के चार महत्वपूर्ण पक्षी होते हैं दोस्तों। पहला पक्षी भौतिक यानी फिजिकल होता है। इसका संबंध हमारे शरीर, स्वास्थ्य, दिखावट आदि से होता है। यद्यपि यह पहलू महत्वपूर्ण है किंतु इस पर हमारा अधिक नियंत्रण नहीं होता। हमारे शरीर की बनावट
रंग है, रूप है, गुण है, शील है, स्वभाव है आदि सामान्यतः हमें अपने माता पिता से वंश परंपरागत विद्यमान होता है और वही लंबी अवधि तक चलता रहता है। हमारे वंश में इतना, हमारे वश में वास्तव में दोस्तों इतना है कि हम इनकी ठीक यानी अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त जो रूप, रंग, गुण, शील, स्वभाव है उसको कैसे उसकी ठीक ढंग से देखभाल करें। इसके लिए जीवन में अनुशासन, समयबद्धता की आवश्यकता होती है। यदि हम कुछ अच्छी आदतें विकसित कर लें तो यह शरीर हमारे लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा और हम व्यक्तित्व के बाकी सभी पहलुओं को ठीक प्रकार से विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, प्रातः जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, समय पर कार्यों को सही ढंग से संपन्न करना, सादा जीवन, उच्च विचार और सादा भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छ रहना, ऐसी आदतें हैं जो हमारे शरीर और मानसिकता को भौतिक रूप से, हम फिजिकल रूप से कैसे स्वस्थ रहें, तो जिनके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रख सकने में कामयाबी हासिल करते हैं। सामान्यतः दोस्तों हमारे शरीर से स्वस्थ होने पर, शरीर के स्वस्थ होने पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है और शरीर के स्वस्थ होने पर ही मानसिक स्वास्थ्य की हमें प्राप्ति भी होती है। अतः हमारे जो व्यक्तित्व का भौतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण होता है और इस ओर उचित ध्यान दिए जाने की परम आवश्यकता है। अगर हम इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो इससे हमारे जीवन की शुरुआत जो है वह सही होगी, यानी नींव हमारी अगर मजबूत होगी तो हम ऊंचे पायदान को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष मानसिक कहलाता है, जिसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं। यह भौतिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आप लोग जग में हो सकता है। तो मानसिक संतुलन, मानसिक स्वरूप और मेंटल एबिलिटी को हम कैसे उजागर करें, कैसे अपने मस्तिष्क का चयन करके अनेक कार्यों को सुचारू रूप से उसका सही परिणाम हमारे सामने उजागर हो, तो इसका तात्पर्य है कि तो हम अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं। प्रकृति ने हम सभी को मानसिक शक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। भले ही किसी भी कुछ यानी भले ही किसी में कुछ कम या किसी में अधिक होती है, तो हमारे शरीर के सब अंगों के पीछे भी मानसिक शक्ति काम करती है। यदि हम मानसिक शक्ति का प्रयोग न करें तो आँख कुछ नहीं देख सकती है, कान अपना कार्य यानी कान सुन नहीं सकते हैं और त्वचा हमारी स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती है, जीभ हमारे स्वाद को नहीं प्राप्त कर सकती है। तो हमारी सभी जो कामेंद्रियां हैं मानसिक शक्ति से क्रियान्वित होती हैं। तो यदि दोस्तों हम शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो कामेंद्रियां अच्छे कार्यों में कार्यरत होती है। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इंद्रियां हैं, शुभ कार्य की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ, लोक कल्याणकारी कार्य की तरफ प्रेरित होती हैं और हमारे शरीर रूपी रथ में इंद्रियां घोड़े हैं, मन उनका लगाव है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। ऐसे हम मानक बना करके अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं। सभी के ठीक होने पर हमें सच्ची विजय प्राप्त होती है। अपने
मानसिक विकास के कारण ही हम शिक्षित होते हैं, अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करते हैं। एक तरह से दोस्तों हमारा मानसिक विकास हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परम आवश्यक है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें सांसारिक सफलता इसी विकास के कारण प्राप्त होती है। तो समन्वित व्यक्ति का तीसरा समन्वित व्यक्तित्व के चार पक्षों में तीसरा पक्ष होता है बौद्धिक, जिसको यानी इंटेलेक्चुअल स्टेटस कहते हैं। तो हमें दोस्तों यह मानना होगा कि सांसारिक रूप से सफल सभी व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं अथवा उनका व्यक्तित्व हमें प्रभावित नहीं करता। तो कुछ ही विलक्षण प्रतिभा सुधीजन महान लोग, विचारवान, बुद्धिमान, जो रात दिन ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए प्रेरणा के स्रोतों के रूप में अवतरित होते हैं और अपनी भावनाओं से, विचारों से, कार्यों से आकर्षण के केंद्र बनते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार देश की उन्नति, सामाजिक उन्नति, धार्मिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति के कार्यों में रात दिन लगे रहते हैं। तो उदाहरण के दोस्तों एक कुशल डॉक्टर बहुत निर्दयी अथवा लालची हो सकता है। हो सकता है कि उसकी कुशलता का लाभ उन लोगों को न मिल सके जो उनके ज़रूरतमंद है। तो जिनको आवश्यकता है, यही बात दोस्तों प्रशासक है, अभियंता है, वकील है, व्यापारी है आदि अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं, उन पर लागू होते हैं। यदि हम दोस्तों मानसिक रूप से विकसित होकर भी मानवीय गुण हमारे अंतःकरण में नहीं आते हैं, मानवीय चेतना का उदय नहीं होता है, तो हमारा व्यक्तित्व अधूरा माना जाएगा, अविकसित माना जाएगा। हम उन लोगों को अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे, दयालु, सहायक और विनम्र हैं। तो भले ही वे मानसिक रूप से कम विकसित हों, लेकिन एक डॉक्टर कम योग्यता रखते हुए भी उन गुणों के कारण उनमें जो परीक्षण और ज्ञान की पराकाष्ठा और अनुभव शक्ति की विलक्षणता के कारण वह अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी होते हैं। तो निसंदेह ही दोस्तों ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बेहतर माना जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष का यानी जो बौद्धिक पक्ष का जो विकास होता है तभी संभव है जब हम अपनी बुद्धि से मन का नियंत्रण करें। और यदि मन का नियंत्रण न रखा जाए तो यह इंद्रियों का दुरुपयोग हो सकता है। हमारी इंद्रियां, जिस प्रकार रावण ने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करने के परिणाम स्वरूप एक ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान होने के परिणाम स्वरूप वह राक्षसी माया में चला गया। तो हम अगर सही नियंत्रण और सही उपयोग हम किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप बन जाता है और हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, शत विकसित हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व की गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति सफल होने के साथ समाज के लिए अधिक उपयोगी भी होता है। इसी के साथ दोस्तों व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए चौथा पक्ष होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, आध्यात्मिक, जिसको स्पिरिचुअल पक्ष कहा सकते हैं। तो बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति की अनेक बार जीवन में विचलित हो जाती है और इस विचलन को
समाप्त करने के लिए, विचलन को केंद्रीभूत करने के लिए, अपने संयम नियम में अभिभूत होने के लिए, यदि उनका हम आध्यात्मिक पक्ष विकसित नहीं होगा तो हमारा समुचित समन्वित विकास नहीं हो सकता है। तो जो लोग अच्छे होते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं वे बहुधा अहंकार के वशीभूत अपने को कर्ता मानने लगते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वे अपने अच्छे कर्मों के बंधन में फंसकर उसके फल के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति समाज पर भी दोषारोपण करने लगते हैं क्योंकि वह विचलित हो जाते हैं। तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अच्छे कर्म करके किसी पर एहसान नहीं करते बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं, जिससे हमारी नहीं सामाजिक परिवेश के साथ हम अपने पारिवारिक मजबूती भी हम प्रदान करते हैं। और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान किया। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं दोस्तों जब हम एक दूसरे के साथ आत्मिक संबंध समझने लगते हैं। तो ऐसा होने पर अपने पराये की भावना समाप्त हो जाएगी और दूसरों से हमारी आशाएं व अपेक्षाएं नहीं होंगी। तो किसी प्रकार की अपेक्षा हम दूसरों से नहीं करेंगे। अगर हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र भौतिक अवसादों में भौतिक जीवन यापन भौतिकताओं के प्रमादों में फंसे रहने से हमारा आध्यात्मिक उन्नति हम नहीं कर सकते हैं। हम मानवता के भावों का सही सृजन कर सकते हैं। उदारता, दयालुता, कृतज्ञता, सौहार्दता हमारे अंतःकरण में नहीं विराजमान हो सकती है। तो ऐसा होने पर अपने और पराये की भावना समाप्त हो जाएगी और दूसरों से हमारी आशाएं व अपेक्षाएं किसी प्रकार की नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे दुख का कारण भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए अगर हमारे अंतःकरण में समभावों का संचार होगा और हम हमेशा प्रसन्नता की स्थिति में रह सकेंगे। सुख हो वा दुख हो वा, सुख में या दुख में हम हमेशा सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् वसुदेव कुटुम्बकं की भावना हमारे अंतःकरण में विराजमान रहेगी। अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतानां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो ऐसे भावनाओं का सृजन हमारे अंतःकरण में हो जाए, या मेरा है या तेरा है, इस प्रकार की भावना से हम कोसों दूर रहेंगे। इस प्रकार हमारे दुख का कारण भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और हम हमेशा दोस्तों प्रसन्नता की स्थिति में रह सकेंगे। वैसे ही सांसारिक दृष्टि से अगर हम सांसारिक दृष्टि से सभी घटनाएं, कोई भी घटनाएं होती हैं हम संसार में देखते हैं सब अस्थायी होती हैं। जिस कार्य को आज अच्छा कहा जाता है हो सकता है भविष्य में उसे अच्छा न माना जाए, उससे भी अच्छा कार्य हो जाए। अतः हमें अपना कार्य निस्वार्थ एवं कर्तव्य भाव से करना चाहिए। एक खिलाड़ी है, वह खिलाड़ी सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में एक खिलाड़ी उससे भी आगे बढ़ जाता है। तो अस्थायी घटनाएं हैं, ये बदलती रहती हैं और इसमें भविष्य में आने वाली जो अपेक्षाएं हैं वह अगर लगातार सकारात्मक रहती है तो उससे
हमारी भावनाओं में परिवर्तन आता है, हम और अधिक और ऊंचा और अच्छा करने के भावों का सृजन करते हैं। तो दोस्तों, अतः हमें अपना कार्य निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से करना चाहिए, तो ताकि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, ताकि उनके फल हमारे बंधन न बने। यानी हम फल आसक्ति के लिए किसी पर निर्भर रहें, तो हमें फलों की अपेक्षाओं से हम दूर रहेंगे। तो जो हमने बोया है उसका प्रतिफल अवश्य मिलना है। अगर हमने आम का बीज बोया है तो हमको बबूल नहीं मिलेगा, आम ही मिलेगा। तो यही निस्वार्थ एवं कर्तव्य भाव से करने वाला कार्य है, ताकि उनके फल हमारे बंधन न बने। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित माना जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस प्रकार समन्वित दोस्तों व्यक्तित्व के चारों पक्ष, यानी भौतिक है और मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक है, तो जब तक ये पक्ष विकसित होने पर हमारे व्यक्तित्व में स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी हमारे अंतःकरण में कंसिस्ट हो जाती है, उसका संचार हो जाता है और संसार की कोई घटना हमको आसानी से विचलित नहीं कर सकती। कितने भी कठिन से कठिन चुनौतियां हमारे आगे आ जाएं, अगर ये चार पक्ष हमारे जीवन को मजबूत बनाए रखेंगे तो हमें कोई भी विचलित करने नहीं कर सकता है। इन पक्षियों का विकास सामान्यतः उसी क्रम से होता है जिसमें उनका वर्णन किया गया है। यद्यपि दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, इसी से जीवन के विकसित होने की संभावना है। जीवन में सफलता और लक्ष्यों तक पहुँचने के यही मार्ग है, किंतु प्रत्येक पक्षी पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। इन पक्षियों की तुलना हम जिस प्रकार एक टेबल होती है, टेबल के चार पैरों से कर सकते हैं, और चार पैर वाली जो टेबल होती है वह अधिक स्थिर रहती है, वह इधर उधर ढलकती नहीं है, डुलती नहीं है, ढुलती नहीं है। अगर उसे आसानी से नहीं गिरा और उसे आसानी से इधर उधर गिराया नहीं जाता, उसमें कोई भी चीज़ रखो तो वह संतुलित अवस्था में बनी रहती है। अगर इसी के विपरीत हम तीन पैर वाली टेबल को देखते हैं तो भले ही वह स्थिर रहेगी, किंतु उसमें झटका लगने का अवसर रहता है और वह कभी भी हमको धोखा दे सकती है, उसमें गिरने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए चार पैरों वाली जो टेबल है वह हमारी जीवन के समन्वित व्यक्तित्व के चार पक्षों के रूप में हमारे जीवन को सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी चीज़ के आधार को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, अपनी नींव को मजबूत नहीं करेंगे, तब हम वास्तविक जीवन के स्वरूप का सृजन नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में आकर्षण नहीं कर सकते हैं और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को सामाजिक परिवेश तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यानी अपने जीवन में व्यक्तित्व के निखार के लिए भौतिक है और मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, ये पहलू हमारे जीवन में मायने रखते हैं। इन्हीं से हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। हम अनुकूल रहस्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कामयाबी हासिल करते हैं। प्रत्येक होनहार भावी पीढ़ी के लिए अपने जीवन में समन्वित विकास करने के लिए, व्यक्तित्व को एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इन चार पक्षों को हमेशा अपने जीवन में
परिलक्षित करने के भावों का संचार करना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर के किसी भी भाव से, किसी भी चीज़ से, जिस प्रकार एक टेबल से हमने प्रेरणा ली, उसी प्रकार हम किसी भी चीज़ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं। प्रत्येक भावी पीढ़ी देश की उन्नति को मजबूती के मापदंड के रूप में खड़ा कर सकता है, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकता है, सामाजिक परिवेश में अपने कार्यों से, अपने लक्ष्यों से, अपने बौद्धिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से, मानसिक स्तर से कामयाबी हासिल करने में समर्थवान हो सकता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। कल किसी दूसरे भाव से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।